أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. جزاك
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो जनाब क़याम रमज़ान की इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपकी होस्ट महाविश निसार। और जैसे कि रिवायत है हमारे प्रोग्राम की कि हम किसी अहम मौजू पर बात करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में, ताकि जो भी कन्फ्यूजन्स हम आम लोगों में उस दीनी और दुनियावी मसले को लेकर हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन आज का मौजू थोड़ा डिफरेंट है और बहुत जामे भी है, और वो मौजू है सीरत नबी पर लिखी जाने वाली एक किताब, और उसके मुसन्निफ़ रोज़ाना डेली बेसिस पर हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। मैं बात कर रही हूँ राय साहब की, जो कि हमारे तमाम तर सवालों के जवाब भी देते हैं, राय मंजूर नासिर साहब। और आप ही ने ये बुक लिखी है, उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि डेली हम आपसे बहुत से सवालात करते हैं राय साहब, तो माशाल्लाह आपका मुतालिया है, आपकी नॉलेज है, और वो इस हद तक पहुँचा कि आपने फिर ये बुक लिखी, यानी आपने अपनी नॉलेज को एक शक्ल दे दी। तो इस जनाब टॉपिक पर आज बात होगी, और सीरत नबी पर ये जो किताब है इस पर ना सिर्फ के रोशनी डालने की कोशिश की है राय साहब ने इस बुक में सीरत नबी पर, इससे जुड़े हुए बहुत से सवालात, बहुत से निकात अहम, बल्कि इसके ऊपर जनाब जो इस बुक की तैयारी करता है, इसको थॉरली इसको स्टडी करता है, याद कर लेता है, इस पर कुछ कॉन्टेस्ट भी होते हैं, यानी मुकाबले भी होते हैं, और उस पर इनामात भी मिलते हैं। तो ये तमाम तर सिलसिला कैसा है, कैसे चल रहा है, इस बारे में भी राय साहब से हम जानेंगे। तो राय साहब मुझे ये बताइएगा कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे नबी हैं, हम सब उनसे अकीदत रखते हैं, इश्क रखते हैं। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, और छोटी सी ब्रेक पे नाज़रीन जाते हैं, फिर राय साहब से पूछते हैं कि स्टडी ज़्यादा कम हम सब करते हैं, लेकिन आखिर वो क्या जज्बा था जिसने आपको पुश किया इस चीज़ की तरफ कि आप इसको एक किताब की शक्ल दे दें? इस ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, हुजूर में। अपनी लिखी हुई नात का एक नया शेर पेश करना। जो नाम आपका आए तो चूम लेता हूँ, जो नाम
आए तो चूम लेता हूँ, मैं क्या बताऊं मुझे कितना प्यार आपसे है हुजूर में। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदार आपसे है हुजूर में। और कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। जज़ाकल्लाह जनाब अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब ने अपनी लिखी हुई ये नात पेश की है और बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत हार्ट टचिंग इनकी ये जो शायरी कह लें इसको, और जिस तरह से इन्होंने पेश किया बहुत ही अक़ीदत से और बहुत ही खूबसूरती से इसकी अदायगी भी की। तो जनाब बढ़ते हैं फिर अपने आज के मौजू की जानिब, जो किताब सीरतुन नबी पर लिखी है राय मंजूर नासिर साहब ने, और हमारे हर प्रोग्राम में आप इस किताब की ज़ियारत भी करते हैं। गाहे गाहे राय साहब जो हैं इससे हवाला जात भी देते हैं हमारे सवालात के जवाब पर, और मुझे भी गिफ्ट की। मैंने भी पढ़नी स्टार्ट किया लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, क्योंकि अभी मसरूफियत बहुत है। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि मुझे भी जब कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं आपसे इससे पूछूंगी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि किस चीज़ ने ये जज्बा इतना उभारा, इसको बढ़ाया? देखिए, लिखना कोई आसान काम नहीं होता ना राय साहब, बिल्कुल कि वो तहरीर बड़ी मुनासिब होनी चाहिए, उसमें कोई गलती का इम्कान नहीं होना चाहिए, और फिर मजहब के मामले पर हो तो वैसे बहुत सेंसिटिव इशू है हमारे माशरे में, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी जज्बाती कौम है। हम पॉजिटिविटी की तरफ ज़रा देर से ही तवज्जो देते हैं, लेकिन कोई गलती अगर हमें कहीं मिलती है तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में भी ज़ाहिर आई होंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा सीरत नबी पे किताब लिखना। तो फिर कैसे ये इतनी हिम्मत अल्लाह ने आपको दी और आपने एक बुक लिख दी? बहुत शुक्रिया। ये मौजू मेरे बहुत ही दिल के करीब है, और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मुझे बहुत शुरू से कई सालों से एक बड़ी तकलीफ़ थी। सही। और वो तकलीफ़ ये है कि हमारी देखिए ना, जिस तरह हमारा किरदार है, पहले तो हमारा तारुफ देखें कि हम कौन हैं। एक तो हमारा कौमी शनाख्ती कार्ड है, एक उससे बड़ा एक शनाख्ती कार्ड है। जी बिल्कुल। हम हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। अब हमारे नबी कौन है? नबियों के सरदार। ये तो फैक्ट है। बिल्कुल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बैतुल मक़दस में तमाम अंबिया की इमामत कराई जी हाँ। और आपका दर्जा ये तयन किया गया कि आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं और सारे नबियों के सरदार हैं। यानी जिसे कहते हैं नबी सारे ही बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट। सही। और अच्छा उनकी उम्मत क्या इस तरह होती है जैसे हम लोग हैं? कोई आप बुराई बताएं, मैं सब दोस्तों को एक बात करता हूँ कि आप बुराइयों की एक लिस्ट बनाएं, वो सारी की सारी बुराइयाँ, चोरी, डकैती, रिश्वत, सिफारिश, 2 नंबरी, झूठ, गीबत, मिलावट, आप नाम लेते जाएं, सारी बुराइयाँ आपको एक बाजार में मिल जाएंगी, आपको एक मोहल्ले में मिल जाएंगी, या हमारी किसी एक सरकारी दफ्तर में मिल जाएंगी। अच्छा, ये कोई जोड़ बनता है, कोई इसकी तत्बीक बनती है कि हजूर अकरम सल्लम की उम्मत इस तरह होनी चाहिए? ये है पार्ट ए ऑफ द स्टोरी। ये तो थी मेरी मोटिवेशन कि इसको कोई तरीका किया जाए कि हमारा किरदार बेहतर हो। देखिए, गुफ्तार तो अगर गुफ्तार बेहतर है और किरदार बुरा है तो यही तो मुनाफिकत है। और मुनाफिक पता है ना कि दोज़ख के सबसे बुरे दर्जे में होगा, सबसे काफिर से भी बुरी सजा उसकी है। अच्छा, अब ये था कि इसको क्या किया जाए, मुख्तलिफ चीज़ें मेरे जहन में आती रही और फाइनली मुझे ये समझ आई कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई वॉशिंग मशीन नहीं है मुसलमान के लिए। मैं दावे से कहता हूँ कि आप इस किताब को यहाँ से शुरू करें और आखिर तक जाएं, पेज नंबर 488 तक। अगर किसी शख्स के किरदार पे असर ना पड़े, मेरा गिरबान हाजिर है। ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए ना, वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालें, उसके अंदर एक सिस्टम सेट है। आप वॉशिंग मशीन के 2 गालियां दें, 2 ठुड्डे मारें, 2 बुरी बातें करें, वो फिर भी धो के निकालेगी। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम एक दफ़ा पढ़ लें, गो थ्रू हो लें। तो बस फिर मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, मैंने उसके लिए किताब लिखी। सही। और किताब लिखने के साथ मेरा ये था कि लोग किताब पढ़ें, किताब पढ़ने का रुझान ही कम हो गया है। अब तो देखें ना, ये सोशल मीडिया ने 12-13 सेकंड से लंबी बात हो तो लोग कट, तो 12 सेकंड में आप तो कोई लतीफ़ा ही सुना सकते हैं ना, चुटकला, बल्कि किताबें संजीदा बात नहीं, संजीदा बात तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने ये किया कि प्रोजेक्ट हमने ये डिज़ाइन किया कि ये किताब का हमने कराया मुकाबला। सही। और ये इस्लामी तारीख में 1458 साल हो गए इस्लाम को आए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की ये फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट है, ये पहला प्रोजेक्ट है कि सीरत नबी पे किताब, इसका ओपन कंपटीशन और 50 लाख रुपए के इनामात। ओपन का मतलब है कि हर एज के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हमारा फौरन तवज्जो चली जाती है ना स्टूडेंट और बच्चे, ऐसे लगता है जैसे हमने मुफ्ती का कोर्स किया हुआ है, हमें तो सब आता है। हालांकि बड़ों को ज्यादा जरूरत है इस चीज की। देखो ना, हमने तो कुदरती जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। आप और मैंने देखे स्कूल में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कॉलेजेस में पढ़ा, हमने इस्लामियात कैसे पढ़ी? बिल्कुल। अब हम बैठे हैं, हमने कहा ऐसे करते हैं, तौहीद को छोड़ देते हैं क्योंकि ये सवाल तो पिछले साल आ गया था। तो जिस कौम ने इस तरह इस्लामियात भी पढ़ी हो तो सोचे ना कि हमारे पास इस्लाम का कितना नॉलेज है पास होने के लिए एग्जैक्टली, कि ये छोड़ दें, ये पढ़ लें, ये गेस्ट बेस पे। तो फिर ये मैंने किताब लिखी और किताब भी बुनियादी तौर पर इसलिए लिखी, मैं चाह रहा था कि किताब मैं कोई रिकमेंड कर दूँ। अच्छा, कुछ किताबें जब मैंने देखी जो बड़ी अथेंटिक है, मौलाना शिबली नुमानी की बहुत अच्छी किताब है, लेकिन वो 7 जिल्दें हैं। 7 जिल्दों का मतलब ऐसी 7 किताबें। अच्छा, जुबानी अब याद करनी है तो आप तो कहेंगे भी हम नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ किताबें फिर वो हैं जिनमें पुरानी वो फारसी, अरबी अच्छा आती है। ये नहीं कि राइटर को सुआर मंगल नहीं आता, लेकिन लिखना उसे शंबा दो शंबा है, उसने दकीका डालना ही डालना है, अकल शर्ब डालना ही डालना है। यानी सादा लोग पूरी दुनिया में लोग ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि सीरत नबी पे माशाल्लाह अब तक बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो आप समझते हैं कि आपकी बुक थोड़ी डिफरेंट है उनसे, मैंने कहा ना, आम इंसान के समझने के लिए ज्यादा आसान है। लिखनी ही मुझे इसलिए पड़ी कि कोई और किताब इस तरह की थी ही नहीं, अदरवाइज मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। देखिए ना, मैं सरकारी जॉब करता हूँ, मेरे लिए तो 5 मिनट निकालना मसला होता है ना, बिल्कुल। और इल्ला ये कि किताब लिखना। अच्छा, वो जब सारी मैंने जो मुस्तनद किताबें थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। कुछ किताबें अक्सरियत वो हैं जिनमें गलत लिखा हुआ है, छापे पे छापा। अच्छा, कुछ किताबें वो हैं जो बहुत अच्छी हैं लेकिन वो ब्रांडेड हैं। अब बरेलवियों की जो किताब है ना, वो देवबंदी नहीं पढ़ेगा, और देवबंदियों की बरेलवी नहीं पढ़ेगा, अहले हदीस उसकी नहीं पढ़ेगा। अच्छा, फिर मैंने कहा चलें एक, अच्छा ये तो समझिए कि मुझे मजबूरन किताब लिखनी पड़ी। अच्छा, लिखने के बाद फिर इसका हमने कंपटीशन कराया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के लिए हमने इसको ओपन किया। इसका PDF जो है वो हम फ्री भेजते हैं सबको। अच्छा, ये बहुत वैसे रिस्पॉन्स हमें बहुत आया, अल्लाह का बहुत शुक्र हुआ। और मैंने बहुत दुआ भी की हरम पाक में और मस्जिद नबी, हुजूर अकरम सल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने बैठ के, दोनों जगह मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, मैंने कहा जी मेहरबानी फरमाए, इसको कबूलियत अता फरमाए। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने कबूलियत अता फरमाई। मिलियंस में लोगों ने इसको पढ़ा और उसमें हज़ारों में लोग अपीयर हुए। उनका फिर हमने मुकाबला कराया और फाइनल उनको हमने 60 लाख रुपए के इनामात दिए हैं अलहमरा में 31 जनवरी 2024। अच्छा जी, उससे पहले लोगों को खैर यकीन ही नहीं था, लोग कहते थे कि ये वैसे ही है। ये होता है ना कि हम किताबें खरीद तो लेते हैं, अल्लाह माफ करे, हम तो इतने को गए गुजरे अब हो चुके हैं कि कुरान पाक भी घर में ऊंची जगह पे रख देते हैं कि इसको ऊंचा रखो, इसको ऊंचा रखो, इसकी तरफ पीछा नहीं होना चाहिए। और ये पीछे से मुराद जो हमने उसको फिजिकली बैक ना करने से ले लिया है,
उसका मतलब अल्लाह ने ये कहा था कि इसे फरामोश ना करना, इसे पढ़ते रहना, इसे हिदायत लेते रहना। तो किताबें भी लोग खरीदने को खरीद लेते हैं, लेकिन बस शेल्फों में सजा देते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनसे सीखते नहीं हैं। तो आपको कैसे यकीन था कि जब आप बुक मार्केट में लाएंगे या आप लिखेंगे तो वो पढ़ी जाएगी, उस पर रिस्पॉन्स भी आएगा? ये कैसे यकीन था? देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि इसी के लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। अगर देखें ना, एक तो ये था कि हम खाली किताब लिख देते और हम तवक्को करते कि लोग पढ़ लेंगे, तो मुझे पता था कि लोगों ने कोई नहीं पढ़नी, क्योंकि रुझान ही नहीं है लोगों के इसकी तरफ पढ़ने का। अच्छा, फिर इसलिए हमने साथ ये प्राइज मनी रखी, 50 लाख रुपए हमने इसलिए रखे कि लोग इसको शौक से पढ़ें। और लोगों ने मुझे कहा जी मुकाबला बन जाएगा ना, मुकाबला बन जाएगा, कंपटीशन की पॉजिटिव सी एक वो बन जाएगी। अब देखो ना, जिस लड़के ने टॉप किया है इस मुकाबले में, जो पिछला हमने करवाया है, वो लाहौर से है, 17 साल उसकी उम्र है, मदरसे का स्टूडेंट है, इस्माइल उसका नाम है, अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना, उसने 20 लाख रुपए जीते हैं माशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, अब सोचे ना, ये मोटिवेशन नहीं है हर सुनने वाले के लिए कि यार हमारे बच्चे या मैं। अच्छा, फिर मैंने कहा उम्र की कोई कैद नहीं है, छोटे बड़े सब लोग हिस्सा ले सकते हैं। बड़े लोग PhD करके फिरते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाईजान थोड़ी इधर तबाज़माई करें। अच्छा, ख़वातीन है घर में, ये जो सारा दिन इधर उधर, वो मैंने कहा साथ वाली से पूछ रही होती है जी मौसम कैसा है, कौन सी अगली गली बर्फबारी पड़ रही होती है। बहुत सारा टाइम लोग वेस्ट करते हैं। अच्छा, अभी इसके हम मुख्तलिफ मॉडल्स ला रहे हैं कि ताकि लोग, मतलब ये मेरी ख्वाहिश है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर तक ना। जब आप बता रहे थे भी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, आप बता रहे थे कि आपको बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस आया है। लोग जूम पर उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं एक दूसरे से, पूरी पूरी फैमिलीज इसको पढ़ती हैं, आपस में डिस्कस करती हैं, एक दूसरे से बात करते हैं इसके बारे में। यानी एक जो कॉन्टेस्ट है वो हो चुका है, तो ये अगला कॉन्टेस्ट हम कब तक एक्सपेक्ट करें इसको? मैं अर्ज करता हूँ जी, ये देखें ना, ये अब इसका हमने ये लिखवाया है कि एडिशन बराए मुकाबला नंबर 2। अच्छा, यानी ये सेकंड कंपटीशन का हमने एडिशन थोड़ा सा चेंज किया है। अच्छा, पहले मुकाबले में एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये था, एक नाबीना स्टूडेंट आए मेरे पास तलगंग से, उनका ज़ाहिर हमने जुबानी करना था, वो पढ़ तो नहीं सकते थे। अच्छा, वो ना आधा एक, जब मैंने उनसे सवाल खुद ही मैं पूछ रहा था, खुद ही जवाब उनके बियाफ में मैं लिख रहा था, तो वो ना रोने लग गया। वो कहते हैं सर ना, मेरे मदरसे वालों ने कहा ये फ्रॉड है। कहते अब तो मुझे पता लग गया कि ये सच है। अच्छा, जब हमने इनामात दिए हैं ना, गवर्नर पंजाब तशरीफ लाए हुए थे और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के उसमें शामिल थे। अच्छा, उस इनामात देने के बाद तो फिर हमारी बारी नहीं आ रही। आप बिलीव कर लें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, इस किताब के पीछे भी लिखा हुआ है 034411822211। आसान सा नंबर है, 0344 11 822 11। इस पर कोई में एक मैसेज करता है, सारी इन्फॉर्मेशन और ये पूरी किताब PDF में हम उसको फ्री भेज देते हैं। अच्छा, वो अभी तो हमें 6-7 हज़ार मैसेज डेली आता है, आप इससे अंदाजा कर लेना। अच्छा, देखिए आपको बुक गई तो दरअसल आपने जानमाज़ के नीचे शक्कर रखनी शुरू कर दी, शक्कर रखनी शुरू की, तो अब लोगों का इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो गया। लोगों ने घरों में, फैमिलीज में, आपस में लोग डेली, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अब मतलब बहुत जगहों में जहाँ भी हमारी बात होती है वो कहते हैं हम इसकी क्लास लगा के बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फायदा होगा ना। देखिए, आपने तो एक बार इनाम दे दिया, बिल्कुल, और एक बार मुकाबला जो हो गया सो हो गया, लेकिन नहीं, वो तो आप कराते रहेंगे, लेकिन जो एक बार जीत के इनाम लेकर चला गया, लेकिन देखिए ना, जब उसने इसको पढ़ा है तो उसकी जिंदगी पे भी तो इसका असर हुआ, जिंदगी पे बहुत असर पड़े। अच्छा, ये जो माशाल्लाह 50 लाख रुपए की जो मुकाबला जीतने वाले को रकम मिलती है, ये फंड कैसे जनरेट होता है? क्योंकि आप कहते हैं आप डोनेशंस नहीं लेते, और ऐसे ये 2 सवाल मैं इकट्ठे करूंगी आपसे कि ऐसे वो बहुत से लोग जिन्होंने पढ़ी है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास कॉपीज कम पड़ गई, अब आपने दोबारा सेकंड एडिशन इसका शाया करवाया है, तो लोग डोनेशन की भी तो ऑफर देते होंगे ना आपको। अब ये चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं फिर? अच्छा, ये दोनों सवालों का फिर मैं अलग अलग जवाब देता हूँ। जैसे आप, पहला तो ये है कि देखिए, ये जो डोनेशन लेना है ना, पहली दफा ये मेरे ख्याल के मुताबिक इस्लाम में जायज नहीं है। देखिए, इस्लाम तो फिर उन मौलवियों के बारे में आप क्या कहेंगे जो सुबह स्पीकर पे कह रहे होते हैं कि अल्लाह के नाम पे मस्जिद के लिए, मेरा जवाब पूरा होने दें, वो मौलवी कवर हो जाएंगे, वो कवर हो कैसे होगा फिर? देखिए, इस्लाम का मॉडल ये है कि जो वसाइल अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाए हैं, मेरा काम है कि पहले वो मैं खुद खर्च करूं। देखे ना, उस मौलवी के पास इतने पैसे नहीं ना कि वो बेचारा मस्जिद तामीर कराए, ठीक है। अच्छा, मेरे पास इतनी, अल्लाह का शुक्र है कि इतने वसाइल हैं। देखिए, हमारा तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे लगा है। वो इस तरह से कि 60 लाख रुपए हमने 50 का ऐलान किया, 60 लाख रुपए हमने इनामात दिए, माशाल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 40 लाख अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन हमारा लगा एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट, जो हमने एक इम्तिहान कराया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर फाइनल अलहमरा में। अच्छा, 1 करोड़ हो गया, और तकरीबन 1.25 करोड़ की किताबें हम जो है ना फ्री तकसीम कर चुके हैं। कुछ हमने दोस्तों में की, और बाकी मदरसे थे, डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे, उनके साथ। अच्छा, ये मैं इसलिए पहली दफ़ा हमने पैसे नहीं लिए किसी बंदे से कि ये हम प्रॉपर्टी हमने अपनी सेल की, और मैंने अपनी वालदा मरहुमा का जेवर बेचा अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अच्छा, इस्लाम का मॉडल ये है कि पहले आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने वसाइल दीन के लिए खर्च करेंगे। अभी दूसरे मुकाबले के लिए भी हम कोई चंदा वसूल नहीं कर रहे। अच्छा देखिए, खुदा न खास्ता अगर हमारे वसाइल कम पड़ते हैं तो बड़ी दुनिया होगी पैसे देने के लिए। अभी जो लोग हमें कहते हैं ना, हम उनसे कहते हैं जी 2 रिक्वेस्ट हैं। एक तो ये है कि इसकी PDF क्योंकि किताब की फ्री है। अच्छा, जो नंबर मैंने दिया है 034411882211, एक मैसेज आपने करना है व्हाट्सएप पे, आपको किताब आ गई। ये पैगाम आप सब तक पहुंचाएं, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है। सही। नंबर 2 ये है कि अगर कोई कहता है जी मैंने व्हाट्सएप से मैं नहीं कर सकता या हो गया जितना करना था, तो ये किताब हमसे ले लें, 700 रुपए की किताब है। अब देखिए ये 700 में पॉसिबल है कि ये मार्केट से मिल जाए। नहीं, आपने बड़ी प्राइस भी रीजनेबल। हाँ जी, 700 हमने इसलिए किया है, इसका हमें कास्ट ही 700 में, ये पड़ी 700 में, हमने खुद प्रिंट कराई है ताकि ये बिल्कुल लो आम बंदा भी 700 हो, हर एक 1 पाउंड केक नहीं आता, माड़ी से माड़ी बेकरी का नहीं आता। अच्छा, वो ये किताबें खरीदें और अपने हाथ से तकसीम करें। बहुत लोग हमें कहते हैं जी पैसे लें, किताबें आप तकसीम करें। हमने कहा ना, ये डबल सवाब आप खुद लें। अच्छा, आपने देखे ना, हमने कहा जी 10,000 की 1 लाख की बुक्स, हम कहें जी ये किताबें लें, अपनी फैमिली को, दोस्तों को, जहाँ पे आपने तकसीम करनी है करें। तो कोई भी इसमें हिस्सेदार देखे ना, दोनों तरह से बन सकता है। तो जनाब, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डोनेशंस कैसे आप दे सकते हैं? अभी तो डोनेशंस नहीं ले रहे हैं राय साहब अपनी इस बुक के लिए, लेकिन कैसे ये सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आपने बताया। कुछ मजीद क्वेश्चंस हैं, आगे चलकर उनके जवाब लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जनाब। और आपको ये भी बताएं कि ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे सीरत नबी के हवाले से, जो बुक राय साहब ने लिखी है, बहुत ही खूबसूरत किताब है और आपने एक दरिया को कूजे में समेटने की कोशिश की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है ना? आपने कहा कि बहुत ज़्यादा जिल्दें होती हैं, किसी किताब की 7 जिल्दें। एक तो वो पढ़ने वाला शायद इतना वक्त ना जुटा पाए कि वो 7 किताबें 7 जिल्दें पढ़ पाए, तो आपने उसको एक जिल्द में समो दिया है। अच्छा, 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। एक तो ये कि आपने कहा कि उम्र की कोई कैद नहीं है। अब बिलफर्ज कोई शख्स जो मास्टर्स डिग्री होल्डर है, MPhil या PhD हो सकता है, एक तरफ अभी आपका जो विनर है वो 17 साल का बच्चा था, तो अब वो बराबर का इनाम जीतेंगे, जब जीत जाएंगे जो विनर होगा, तो लोग इस पर एतराज़ नहीं करते कि यार ये तो फिर आपने सबको बराबर ही कर दिया, ये क्या बात हुई, मैं मास्टर्स हूँ, मैं MPhil हूँ और वो एक बच्चा मैट्रिक पास उसने जीत लिया। दूसरा सवाल कि इस कॉन्टेस्ट के लिए एडमिशन का क्या तरीकाकार है? मैं गुजारिश करता हूँ जी, एक तो जो आपने कहा ना वो समुंदर को कूजे में, ये बुनियादी तौर पर 2 किताबें हैं। एक है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक है इस्लामी तालीमात, जैसे वालिदैन के हकूक़ हैं, औलाद के हकूक़ हैं, हकूक़ुल्लाह, हकूक़ुल इबाद, पानी पीने की सुन्नतों तक इसमें लिखा हुआ है, नाखून काटने का इस्लामी तरीका तक लिखा हुआ है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सब कुछ। तो 2 किताबें समझिए ये मैंने ब्लेंड कर दी हैं। अच्छा, ये मज़े की बात यह है कि वो जिस बच्चे ने टॉप किया ना, उस बच्चे के वालिद साहब मुझे कह रहे थे कि जी आपको पता नहीं इस्माइल ने कितनी मेहनत की है। वो अपनी तरफ से बता रहे थे कि इसने बहुत पढ़ा है, कहते हैं इससे पूरा 1 महीना पढ़ा है। तो आप अंदाजा कर लें ना, किताब इतनी सादा और सिंपल है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना बहुत इन्फॉर्मेशन, ऐसे ये नहीं कि ज़बरदस्ती या फैक्ट्स फिगर्स डालें, लेकिन अगर आप 5-10 सफ़े कोई भी पढ़े और वो हाथ खड़े कर जाए तो किताब का फ़ायदा ही कोई नहीं, ना पूरे प्रोजेक्ट का। फ़ायदा ये है कि लोग कहें जी आई कैन डू दिस, ये आसान काम है। अच्छा, अब रह गया वो PhD वाला और नॉन PhD वाला फ़र्क। देखिए वो इसलिए नहीं है कि सवाल इस किताब के अंदर से आएगा। अब देखिए ना, हर वाक़े के बारे में जो फैक्ट्स फिगर्स हैं वो अलग अलग हैं। सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख़ पैदाइश है उसके बारे में 9 रबीउल अव्वल भी है, 12 रबीउल अव्वल भी है, 1 रबीउल अव्वल भी है, रमज़ान शरीफ भी कहते हैं। अच्छा, उसमें पूरी एक रिसर्च है। अच्छा, इसलिए हमने लिख दिया कि 12 रबीउल अव्वल तो 12 ही आपने लिखना है। मकसद ये है कि इस किताब के बैर से कोई सवाल नहीं आएगा, और मैंने कहा कि 1 महीना आप इसे पढ़ लें। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल, ये जो एग्ज़ाम है ये रिटन होता है, ये वाइवा होता है, या दोनों चीज़ें होती हैं? ये पिछली दफ़ा जो हमने किया ना वो तो हमने किया गलत, वो हमसे गलती हो गई। अच्छा, गलती इसलिए होगी, हमारा ये कभी हुआ ही नहीं इससे पहले। अच्छा, हमने कहा जी 6-7 राउंड होंगे और बनता भी यही है कि पहले देखना हज़ारों लोग आएंगे, उनमें छांटी होगी, अगला राउंड। अच्छा, अब बंदे ने सोचा भावलनगर, उकाड़ा, क्वेटा, कराची, उसने कहा जी मैं तो 6 दफ़ा आ ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारे ना 2,500 लोग आए। इस दफ़ा हम तवक्को कर रहे हैं इंशाल्लाह 1 लाख बंदा कम से कम। अभी हमने जो इस दफ़ा फार्मूला बनाया वो ये कि सिर्फ 1 दफ़ा आपने अपीयर होना है, रिटन टेस्ट होगा, 2.5-3 घंटे का पेपर होगा, दैट्स इट। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अगर फैसलाबाद से, कराची से, सरगोदा, किसी भी शहर से 5,000 बंदा हो जाता है, वो कहते हैं जी 5,000 दाखिले देते हैं, तो हम वहाँ जाके इम्तिहान ले लेंगे, उनको आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सही हो गया, ये सूरत हाल है। अच्छा, दाखिले का हमने पूछा। हाँ, इस पे जल्दी से दाखिले का ये है जी कि एक तो दाखिला फॉर्म होता है, वैसे दाखिला फॉर्म भी फ्री है,
उसको पुर करना भी आसान अच्छा। है, उसकी दाखिला फीस भी कोई नहीं है, सही। PDF किताब की फ्री है। मकसद दूसरी पार्टी का 1 रुपए का खर्चा नहीं है। ना हो। सही। अभी 20 अप्रैल के बाद इंशाल्लाह, यानी ईद के बाद हम इसके दाखिले खोलेंगे। अच्छा। और यही टेलीफोन नंबर जो मैंने बताया 034411 यानी दाखिले 822 से मुराद है कि जो कंटेस्टेंट्स हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और रजिस्ट्रेशन आपको करवा पता हो सकते कि इतने लोग हैं, ये Exactly. नाम है और इसका ये नंबर Exactly. है। तो जी बहुत शुक्रिया राय साहब का हम बहुत अदा करेंगे। आज उन्होंने इस बुक के बारे में बहुत ब्रीफली बता दिया, डिटेल से बता दिया, और जो सबसे बड़ी खूबसूरत और इंटरेस्ट की बात है, खूबसूरत तो खैर किताब है क्योंकि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, लेकिन आम इंसान का उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ने के लिए जो इतनी हैवी अमाउंट 50 लाख रुपए के इनाम की है, वो भी एक बहुत बड़ी उनकी एफर्ट है कि वो अपनी ज़ात पे, अपनी ओन पे सब कुछ करें। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको किचन में भी लेके जाएंगे। महविश सितारा आ चुकी हैं, उनसे भी हाल अहवाल करेंगे कि आज का मेन्यू क्या है। साथ रहिएगा। लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, चंगियां के मंदियां निभाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां। आका दे गुलामां दा मैं अदना गुलामा, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा। आका दे गुलामा दा मैदना गुलामा, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा। पर्दा जे पाया ते पाई रखी सोहणिया, पर्दा जे पाया। किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं, तेरे बाजों किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं। किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं, तेरे बाजों किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं, सीने नाल लाया ते लाई रखी सोहणिया, सीने नाल लाया ते लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां। ना तेरा लेके
दे आका शान मेरी पाइए तेरे हथ डोर साइया ते आपे तू चढ़ाई ना तेरा लेके आका शान मेरी पाइए तेरे हथ डोर साइया आपे तू चढ़ाइए चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोनिया चढ़ी हुई गुड्डी जेड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां कदे न चढ़न उचाइयां ओह गुड्डियां चंगियां उड्डियां जड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां तेरे बाजों आका किसे खबर न लईए बड़े चिर बाद आका मेरी सुनी गई तेरे बाजों आका किसे खबर न लईए बड़े चिर बाद आका मेरी सुनी गई बनी हुई बात नू बनाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां ज़ियायो दियाल दा बनिया गुलाम में एदे नालों बद होर लेना की नाम में ज़िया उदियाल दा बनिया गुलाम में एदे नालों बद होर लेना की नाम में बनिया गुलाम ते बनाई रखी सोनिया चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां सदा लाई रखी सोनिया लाई रखी सोनिया जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया और ये नात भी रफ़ीक ज़िया साहब ने ख़ुद लिखी है और इसके जो अदायगी का बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ और बहुत ही हार्ट टचिंग किस्म का एक कलाम है और अदायगी भी बहुत खूब। जज़ाकल्लाह रफ़ीक ज़िया साहब। तो जनाब आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। आज की जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, 2-3 एतबार से मैं ये कहना चाहूँगी। एक तो ये कि हम जो माशरे में बहुत सी चीज़ें, वाक़यात, कहानियाँ देखते हैं, फिर उन्हें हमारे तक
एक रिफाइंड फॉर्म में पहुंचाया जाता है, भले वो टीवी स्क्रीन पर किसी ड्रामा की शक्ल में या फिर किसी नॉवल, किसी कहानी की शक्ल में, किसी किताब की शक्ल में। मैं बात कर रही हूँ, आजकल बहुत ही मशहूर एक ड्रामा चल रहा है उनका, और इससे पहले भी बहुत से मशहूर ड्रामाज आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, राइटर हैं आमना मुफ्ती। थैंक यू वेरी मच आमना, आपके आने का बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मुझे करने, उससे पहले हम आपको किचन में लेके जाते हैं जनाब, क्योंकि महविश सितारा भी आ चुकी हैं और उनसे जान लेते हैं कि आज का मेन्यू क्या है सैब्रोसो और कश्मीर कुकिंग ऑयल के किचन में। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम। जनाब क्या बना रही हैं आप आज? आज मैंने बनाना शुरू कर दिया है, ज़बरदस्त। आज मैं बना रही हूँ बीफ बर्गर, राइट, और उसके साथ साथ मैं बना रही हूँ कैरेमल सवैयाँ। वाओ, बिल्कुल। और उसके साथ साथ बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी मिंट चिलर बन रही जनाब आज। और ये आज भी मैंने कहा दूध का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं और करते। आज हम थोड़ा सा चिलर की तरफ चलते और हैं। मौसम भी आज गर्म हो गया ना सब्रोसो में बना रही हूँ मैं जो चिकन कचौरी है, ओके। और उसके साथ साथ चिकन पकौड़ा, खास फरमाइश। तो जनाब ये अच्छा, फरमाइशें भी आनी शुरू हो गई महविश को। वैसे मैंने अभी तक आपसे कोई फरमाइश नहीं की। नहीं, आप भी मुझे फरमाइश कर सकती हैं। जस्ट किडिंग। तो जनाब ये 4 से 5 आइटम्स हैं जो महविश सितारा आज बनाने जा रही है हमारे लाइव किचन में, जो कि स्पॉन्सर्ड है सैब्रोसो और कश्मीर कुकिंग ऑयल की जानब से। तो जल्दी से चलते हैं आमना मुफ्ती की जानब, जो मेरे साथ ही बैठी हुई हैं। आमना, थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से आपका आने के लिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह भी आपका वो चल रहा है खुशबू में बसे ख़त, उससे पहले जनाब वो आखिरी स्टेशन था आपका ड्रामा, फिर जन मुरीद आपका ड्रामा था, और भी काफ़ी हैं, आई एम सॉरी मैं उनके नाम अगर भूल रही हूँ। फिर आपके नॉवेल्स जो हैं, आखिरी ज़माना, पानी मर रहा है। अच्छा एक तो चीज़ मुझे बताइएगा, जब आप ड्रामा के लिए लिखते हैं, जब आप नावल के लिए लिखते हैं, इन दोनों मीडियम्स ऑफ राइटिंग में एक राइटर को क्या फ़र्क महसूस होता है? बहुत शुक्रिया महविश, और मुझे यहाँ आके बहुत ही होमली फीलिंग आई, सामने महविश को उसी मुश्किल में मुब्तला देख के जिससे भाग के मैं आई हूँ। चले आज आपको एस्केप मिल गया। राइट, गुड। बिल्कुल, आपका जो सवाल है ना, राइटिंग फॉर स्क्रीन एंड राइटिंग फॉर पेपर, दे आर टोटली 2 डिफरेंट मीडियम्स। बिल्कुल ही 2 मुख्तलिफ दुनियाएं हैं। सही। कायनात तो वही है कहानी कहने की, ठीक है, यूनिवर्स वही है, लेकिन उस यूनिवर्स के अंदर जो आपको लिखने की टेक्निक है, टेक्निक बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा। देखिए, नावल का जो ऑडियंस है, जो उसका कारी है, सबसे पहली बात तो है कि वो ख्वांदा है, और ख्वांदगी भी उसकी उस लेवल पे है कि वो नावल रीडर है। फिर जो मेरे नावल पढ़ेगा तो वो एक ख़ास तरह के उसका मिजाज होगा, ठीक है, उसके साथ बात करते हुए मुझे एक और सी बेतकल्लुफ़ी होती है, एक और अंदाज़ होता है, आप एक और तरीके से उससे बात कर सकते हैं। वेरेज़ टेलीविज़न और स्पेशली जब हम केबल टीवी की बात करते हैं, तो केबल के जो ऑडियंस हैं वो दे आर वेरी डिफरेंट, ओके। और उनके साथ बात करने के लिए आपको, असल में जो हम लिख रहे होते हैं, हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके उनके सोशल कोड्स को अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। अदरवाइज वो जो कहते हैं ना, लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन, आप जो बात करते हैं वो बात ख़त्म हो जाती है, वो बात वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो दोनों चीज़ों में हमें जो बेसिक मैं समझती हूँ कि एक तो ज़ाहिर मीडियम का डिफरेंस है, दूसरे हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि वही बात जब हम उन ऑडियंस से कह रहे हैं जो शायद उस लिहाज पे वहाँ तक ट्रेंड नहीं है कि वो हमारे उन सोशल कोड्स को समझ सकें, तो आप उनके लिए ज़रा आम फहम अंदाज में बात करते हैं। सही सही, क्योंकि ड्रामा तो हर तबके का शख्स देख रहा ये होता इस वक्त पे जो हमारा केबल टीवी की सिचुएशन है वो ऐसी। अच्छा, बजाय कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, ये गॉड गिफ्टेड तो होता ही होगा यकीनन कि आप कलम से और लफ्ज़ों से खेल रहे हैं, लेकिन जैसे हम ये सोचते, चॉइस करते हैं कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊँ, या मैं नहीं मैं लेक्चरर बन जाऊँ, नहीं मैं आईटी में चला जाऊँ। अगर कोई ख़ुद ये चूज़ करे कि मुझे राइटर बनना है, तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म है ट्रेनिंग के लिए? कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं, या कि बस गॉड गिफ्टेड है, आपने लिखना शुरू किया, फिर आपकी जो लिखाई है, आपकी जो राइटिंग है, वो खुद ही रिफाइन होती जाएगी, या कि इसमें भी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है? जी बिल्कुल। देखिए महविश, जिस वक्त पे हम लोग आए हैं, लाइक मैंने 98-2000 में मास्टर्स किया था, मेरा वो बैच था। उस वक्त हमें सिर्फ एक लिटरेचर का सब्जेक्ट था। अच्छा। और लिटरेचर के सब्जेक्ट में भी लिखना तो कोई नहीं सिखाता। हाँ, आपको अच्छा जो अदब है वो पढ़ने के लिए कुछ उसमें से सिलेक्टेड चीज़ें दे दी जाती हैं, और उनको आपको एनालाइज करने का मौका मिलता है। लिखना वहाँ पे भी नहीं कोई सिखाता था।
और ड्रामा लिखने की जो बात थी या नावल लिखने की, वो तो कभी भी नहीं सिखाई गई थी इस वक्त पे। आज के दौर में तकरीबन तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों में, पाकिस्तान की तमाम इदारों में, इवन कैम्ब्रिज ने भी मीडिया को एक साइंस करार दे दिया है। अच्छा, तो मीडिया साइंसेस का सब्जेक्ट अब ए लेवल में भी इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले साल। जी जी। तो इस चीज़ को अब मान लिया गया है कि राइटिंग फॉर मीडिया इज़ अ साइंस, ये एक टेक्निक है। सिर्फ यही नहीं कि आप गिफ्टेड हैं तो आप लिख लेंगे। तो अब हम बाकायदा इसको स्क्रिप्ट राइटिंग को, राइटिंग फॉर टीवी, राइटिंग फॉर रेडियो, राइटिंग फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स एंड राइटिंग फॉर फिल्म एंड एवरीथिंग, ये इतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया अब इसके प्लेटफॉर्म। कंटेंट राइटिंग को कैटेगराइज कर लिया गया है। कंटेंट राइटिंग एक अलग चीज़ है, वो अच्छा, डिजिटल वो भी मीडिया अलग में है। आ जाती ओके, है। ठीक ये है। इसके डिपार्टमेंट्स ही अलग अलग हो गए। सही। फिल्म, टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग एक अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल। और डिजिटल मीडिया एक अलग सब्जेक्ट है। तो कंटेंट क्रिएट करना एक बिल्कुल एक अलग चीज़ है, उसके लिए भी अलग प्लेटफॉर्म्स है, उसके लिए एक पूरा BS है जो अलग किया जाता है कंटेंट राइटिंग के ऊपर। और जो हमारा राइटिंग फॉर टीवी है, जिसमें हमारी टेलीफिल्म्स भी आती हैं, जिसमें स्क्रिप्ट्स भी आते हैं प्रोग्राम्स के, वो एक टोटली एक अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड है और अब बहुत सारे इदारे यूनिवर्सिटी के लेवल पे मौजूद हैं। सही। आमना, मज़ीद सवाल मैं आपसे करूंगी। व्यूअर्स हमारे साथ ही रहेगा, एक छोटी सी ब्रेक पे हमें जाना है। किचन से भी बहुत ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और आमना मुफ्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बेशुमार जो फेमस प्लेस हैं आप सबके वो फिंगर टिप्स पे आपने देखे हैं। मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को इनसे आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। क़याम रमज़ान में खुश आमदीद। जनाब आमना मुफ्ती हमारे साथ हैं, मारूफ फेमस राइटर हैं और किचन में मौजूद हैं महविश सितारा जो अपने महाज पे सरगर्म हैं। तो हम आमना से बात करते हैं। आमना, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, एक वाक़या होता है, उसकी कहानी बनती है, उसे आप जैसा कोई बहुत ही रिफाइन लिखने वाला उठा ले, उसकी नज़र पड़ जाए तो वो एक नावल या ड्रामा की शक्ल इख्तियार कर लेता। लेकिन एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती या वो वाक़ा बखूबी पज़ीर नहीं हुआ, पर नॉवेल्स तो उस पर भी लिखे गए हैं, ड्रामाज बन जाते हैं। तो राइटर के पास वो ऐसा कौन सा क्रिएटिविटी का पुर्जा है जिससे वो ये तायुन करता है कि जितने किरदार उसके नावल में हैं उसने उन्हें किन डायरेक्शन में लेके जाना है, फिर उसको कंक्लूड करते हुए आखिर नावल को ख़त्म भी होना है और पढ़ने वाला उसमें इन्वॉल्व भी हो जाता है, उसकी एक्सेप्टेंस भी बन जाती है। तो राइटर के पास ऐसी वो कौन सी जादू की छड़ी है? मैं विश इस क्रिएटिव प्रोसेस के ऊपर FC कॉलेज में ही कोई 5 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तख्लीकी अमल, और इससे पहले भी लाइक 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने उसमें शिरकत की थी, तब भी यही सवाल आया था कि तख्लीकी अमल क्या होता है। क्या होता है? तो ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है और इट्स नॉन टेंजिबल, इसको आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया कि ये क्या होता है। और जैसे कि आपने फरमाया कि बयानिया जो होता है, नावल बयानिया अंदाज में भी लिखा जाता है, अलामती अंदाज में भी लिखा जाता है, और वो वाक़यात जो हुए ही नहीं होते, जो उसकी सिर्फ एक ख़याल होता है, तसव्वुर होता है, वो भी वो लिख लेता है। लेकिन वो लिखता है ऐसी कमांड से कि देखने वाले को, पढ़ने वाले को लगता है कि वक़ूफ़ पज़ीर हुए। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके फिर एक स्ट्रीम बनी जिसको मैजिक रियलिज्म कहते हैं, कि जिसमें हम महिरुल अकूल, जो जिसमें अलिफ लैला भी लिखी गई थी, जिसमें हमारी फेरी टेल्स भी लिखी जाती हैं। अभी आप देखिए एक फिल्म आई है डैमसेल, तो उसमें हमें यकीन हो जाता है कि यस, हमने एक फेमिनिस्ट अप्रोच के साथ ड्रैगन की कहानी लिखी गई है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैंने अभी ड्रैगन इज आल्सो अ फीमेल। तो वो आप उस सारी चीज़ में जाके आप यकीन कर जाते हैं जो वो आइडिया बताना चाह रहे हैं कि एक स्टेटस को है जो जालिमाना है, जो औरत को औरत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और सौतेली माँ और ड्रैगन और ये जो सारे फीमेल कैरेक्टर्स बनाए गए हैं ऐसे नहीं होते हैं, ये सब भी डिसीव्ड हैं। तो आप देखिए उसमें उन्होंने वो चीज़ें इस्तेमाल कर ली जो एग्जिस्ट नहीं भी करती, और हम सब ने देख के यकीन भी कर लिया, और उसकी इतनी रेटिंग है वो लाइक टॉप 10 में शुमार हुई है। तो ये सारा राइटर का ही जादू होता है। अच्छा देखिए, हम एक ड्रामा देखते हैं, अभी आपका माशाल्लाह ड्रामा चल रहा है खुशबू में बसे ख़त, और बहुत ही ज़बरदस्त एक क्या कहना चाहिए कि सुलगता हुआ टॉपिक इसे कहना चाहिए, जो आजकल हमारी सोसाइटी में सब हो रहा है और हर चौथे तीसरे घर में हो रहा है ये सब। अच्छा, अब जिसने एक्ट किया, एक्टर तो फेमस हो गया, लोग उसको जानते हैं, वो स्टार है, लेकिन जिसने लिखा है, राइटर के नाम पे कितने लोगों की नज़र पड़ती होगी? यकीनन 100 में से शायद
आप खुद बता दें 20, 30, 25, या जो इस बात का शाऊर रखते होंगे कि यार इसके पीछे जाके देखें लिखा किसने है, तो एक्टर तो फेमस हो जाता है, राइटर उतना फेमस नहीं हो पाता, तो कभी आपके दिल में ख्याल आता है कि यार मेहनत तो सारी मेरी थी लेकिन सारा फेम तो एक्टर्स को मिल जाता है? यहाँ महविश थोड़े से मामलात फ़र्क है हमारे पाकिस्तान में। हाँ, हमारे यहाँ ड्रामा हमेशा राइटर का ही होता है। अच्छा, डायरेक्टर बेचारा मारा जाता है। हमारे यहाँ जो बंदा गायब रहता है ना वो डायरेक्टर, क्योंकि रिवायत ड्रामे की जो है पहले जिन लोगों ने लिखा, अब तन्हाइयाँ में बेशक के मरीना खान है या वो हैं बाकी लोग हैं, लेकिन क्या हसीना मोइन को कोई भी नहीं भूल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अशफाक अहमद को कोई भी नहीं भूल सकता, बजिया को नहीं, बजिया को कोई नहीं भूल सकता। तो हमारे यहाँ ड्रामा हमेशा राइटर का ही होता है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि बेशक लोग कहते हैं कि जी लोग पढ़े लिखे नहीं है पाकिस्तान में, इतनी नहीं है अवेयरनेस नहीं है, ख्वानदगी नहीं है, लेकिन राइटर का नाम सबसे, आप देखिए जब क्रेडिट्स आते हैं टाइटल आता है और राइटर का नाम आता है, लोग राइटर के नाम पे ड्रामा देखते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, आपने नाम ले भी लिए सबके, और ये लेजेंड्स हैं, कुछ लिविंग लेजेंड्स हैं और कुछ इस दुनिया से जा चुके। आपका इंस्पिरेशन कौन रहा? माशाल्लाह इतने बड़े बड़े नाम हैं, बजिया हैं, हसीना मोइन साहिबा हैं, फिर जो अभी करंटली मौजूद हैं उमैरा अहमद हैं, नमरा अहमद हैं, आप खुद हैं, लेकिन कोई इंस्पिरेशन होती है ना, और ये बड़ा एक क्रिएटिव सा काम है जिसकी तरफ आम इंसान का ध्यान नहीं जाता। आपका कैसे हुआ? मेरा मैं कोई भी इंस्पिरेशन मेरी कोई भी नहीं है। अच्छा। हालांकि मेरी हसीना आपा के साथ बहुत प्यारा ताल्लुक़ रहा, बजिया के साथ भी और अल्ताफ़ फातिमा के साथ भी, इन सब लोगों के साथ, इवन बानो आपा, सब हमारे लिखने वाले, और हमारे रास्ते के कांटे तो इन्होंने ही चुने। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने ही रास्ता हमवार किया, लेकिन समहाउ मैं इन लोगों से कभी इंस्पायर नहीं हुई। अच्छा, मतलब मैंने इनको पढ़ा, देखा, इन लोगों से हमने लिखना सीखा, क्योंकि हमें हमारे उस्ताद भी यही थे, लेकिन इंस्पिरेशन बड़ी अजीब जगह से आई। इंस्पिरेशन मेरी हमेशा रही नॉवेलिस्ट अल्ताफ़ फातिमा। अच्छा, और उनका, आपको उनमें क्या डिफरेंट लगा? देखिए, हालांकि लिखने का अंदाज उनका वही था जो कुरतुल-ऐन हैदर का था, जो उस ज़माने में एक मकबूल अंदाज था, लेकिन समहाउ टेढ़ी लकीर भी शायद उसी तरह लिखा गया, लेकिन दस्तक न दो में जिस तरह उन्होंने एक बच्चे के सोच को, एक अपर मिडिल क्लास के बच्चे की सोच को और एक बागी लड़की को उस दौर में जिस तरह उन्होंने उठाया और वो सब किया। मैंने बहुत छोटी एज में वो नावल पढ़ा था, और मैं उस नावल के असर से कभी नहीं निकल सकी। अच्छा, शायद आज तक मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ, तो वो जो कैरेक्टर्स बनाने का उनका तरीका था, लाइक आज हम चाइना को एक और तरह से देखते हैं, लेकिन मैंने जिस चाइना को देखा, मैंने अल्ताफ़ फातिमा की नज़रों से देखा, वो चाइना था जो जगह जगह चाइना टाउन्स में जो डिस्प्लेस्ड चाइनीज़ बैठे हुए उनकी ज़िंदगी थी। सही। उन्होंने उस गुर्बत और इफ्लास का जिक्र किया था, जो चाइना के इस एवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन आया, उस रेवोल्यूशन से पहले का जो था। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बड़े अदीब की एक होती है अलामत, और मुझे इस चीज़ ने सारी उम्र मुतासिर किए रखा कि मैं कुछ ऐसा लिखूं कि बहुत अरसे के बाद वो रेफरेंस हो तारीख़ का। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो तारीख़ का भी एक रेफरेंस हो। अच्छा, आजकल हमारे जो ड्रामाज बन रहे हैं, एक जैसी कहानियाँ लगती हैं, ये पता नहीं क्या वजह है, और ज़्यादातर रोमांटिक भी हैं, या फिर कुछ नाकाम इश्की हैं, फिर जो फैमिली पॉलिटिक्स है, ख़ासकर शादियों के बाद ससुरालों में लड़कियों की, सासों बहुओं की, आपको लगता है कहीं हम स्टार प्लस से अभी तक उसके असर में से नहीं निकल पाए? और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है एज अ व्यूअर कि प्रोडक्टिविटी की बहुत कमी है। आप एग्री करती हैं इस बात से? देखिए, यहाँ पे ये एक इतनी बड़ी कहानी है कि इसको 2 मिनट में मैं क्या बताऊँ। इनफैक्ट ड्रामा है इस वक्त इंडस्ट्री, जी। और इंडस्ट्री के साथ हम बात करते हैं मैस प्रोडक्शन की। जब मैस प्रोड्यूस चीज़ होती है तो वो एक जैसी, वो वही होती है ना जो लोगों को चाहिए। अब लाउंज में लोग बैठे हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स भी चल रही हैं, वहाँ सास बहू भी चल रही है, वहाँ सब कुछ है। अब टीवी ऑन होता है, आपको सामने मिलती जुलती कहानी नजर आती है, जो कुछ आप कह नहीं पाते वो वहाँ पे वो बहू खड़ी हुई कह रही होती है, कोरिलेट हो जाती है, सास बैठी हुई तस्बीह पढ़ रही होती है, आप देख रहे होते, तो आप वो चैनल रिमोट छुपा लेते हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ जो है वो साथ देखती रहे, तो रेटिंग आएगी। सही, ये डायनामिक्स है। अब उसमें जहाँ तक बात है ना कि वो एक ख़ास तरह के अदबी टच वाले ड्रामे, वो सब, देखिए हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो तमाम मसाइल, 100 से ज़्यादा ड्रामे चलते हैं एक हफ्ते में, उनमें 1 या 2 ऐसे ड्रामे भी होते हैं, जैसे अब मेरे ड्रामे सारे इस तरह के होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, और वो भी चले, मैं भी लिख रही हूँ, मैं भी मौजूद हूँ, एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में वो लोग भी हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स लिख रहे हैं, वो लोग भी हैं जो रन ऑफ द मिल लिख रहे हैं,
लेकिन बहरहाल ये हमारी एक इंडस्ट्री की एक डायनामिक्स है, एक इकोसिस्टम है और हम सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई सभी जो है वो ऐसा लिखा जा रहा है। अभी आप देखिए खई भी आया, काबली पुलाव भी आया, बिल्कुल बिल्कुल, स्टैंड अप गर्ल भी आया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी और ये हैं। सब कामयाब ड्रामाज हैं और थोड़े हटके भी हैं रूटीन से, रूटीन की कहानियों से हटके। जनाब कम वक्त में कोशिश तो हमने की कि आमना मुफ्ती साहिबा से हम तमाम उन सवालों के जवाब लें जो मेरे जहन में भी थे और आम पब्लिक उनके फैंस के जहन में भी थे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आमना का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक के बाद जाएंगे महविश सितारा के पास किचन में, साथ रहिएगा। पैगाम रमज़ान में खुश आमदीद जनाब। तो किचन में जाने का टाइम हो गया है। महविश आज पूछते हैं कि क्या आज भी महविश ने सब कुछ रेडी कर लिया है और वो फ्री हो चुकी हैं या अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं? मुझे लग रहा है महविश अभी आज लेट हो गई आप। आज थोड़ा सा लेट हो गई। चले कोई बात नहीं। अभी क्या बन रहा है? अभी जो है सबरोसो के चिकन पकौड़ा, बस मेरी लास्ट रेसिपी मतलब डिश है। सही। तो इसके बाद ये फ्राई करने के बाद मैं इसको भी डिश आउट कर लूँगी। वाह, और बाकी चीज़ें तो आपने बना ही ली। बाकी चीज़ें तो सिर्फ फ्राई होना है बस। बिल्कुल सही सही सही। तो जनाब आज हमसे ज़रा रेसिपीज शेयर कर लें। एक तो आप बना रही थी बीफ बर्गर, बाकी चीज़ें मैं भूल गई हूँ एज यूजुअल, आप खुद बताएं। ठीक है, आज मैंने बनाया है बीफ बर्गर है। इसमें मैंने बीफ का कीमा लिया है मशीन से निकला हुआ 750 ग्राम, प्याज कटी हुई बारीक 2 अदद, धनिया लिया है 2 खाने की चम्मच चॉप किया हुआ, मस्टर्ड पेस्ट है 1 चम्मच, पेपरिका पाउडर है 1 चाय का चम्मच, नमक काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, लहसुन कुटा हुआ चॉप किया हुआ 2 खाने की चम्मच, अंडा है उबले हुए अंडे 2 अदद और 1 अंडा हमें चाहिए मिक्सिंग के लिए, चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं 6 से 8 अदद और मक्खन है 3 खाने के चम्मच, बर्गर बन लेंगे हम 8 अदद और प्याज टमाटर और लेटस लेंगे हम इसकी गार्निश के लिए। सही। तो सबसे पहले मैंने कीमे के अंदर ये सारे मसाला जात डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप इसमें कोशिश करें कि आप इसको ना ओवरनाइट अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो इसकी मैरिनेशन ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, और आपने उसके पैटी बना लिए। पैटी बनाने के बाद आपने जो बटर है 3 टेबल स्पून, इसको हमने बिल्कुल शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। सही। तो उसमें हमने स्लो फ्लेम पे तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि ये बीफ है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। और फ्राई करने के बाद हमने बर्गर लिया, उसको भी हमने तवे पे सेक लिया। उसके बाद उसके ऊपर चीज़ का स्लाइस है, बीफ का पैटी है, साथ साथ मैंने इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड की हैं और मैंने इसको सर्विंग प्लेटर में निकाल दिया है। जनाब बर्गर्स रेडी, बर्गर्स हमारे रेडी हो क्या गए। है? कैरेमल सवैयाँ। कैरेमल सवैयाँ भी हैं जनाब। जी, बहुत मज़े की सवैयाँ हैं। ये आप रमज़ान में भी बनाते हैं, मतलब बना सकते हैं, और ईद पर भी ये तो बनती ही बनती है। बनेगा ही बनेगा। तो इसमें मैंने लिए सवैयाँ लिया है 1 पैकेट, दूध लिया है 1 लीटर, चीनी है 5 खाने के चम्मच, बादाम है 15 से 20 अदद, किशमिश है 2 खाने के चम्मच, देसी घी लिया है इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच और इलायची लिए हैं 4 से 5 अदद। सबसे पहले हमने पैन के अंदर देसी घी डालना है, उसमें हमने सवैयों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। देसी घी जरूरी होता है महविश इसमें? अच्छा, देसी घी से टेस्ट जरा अच्छा आ जाता है। आप अगर देसी घी नहीं भी है तो आप नॉर्मल भी आ गई है जनाब टीवी स्क्रीन पर आपके। बिल्कुल नॉर्मल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से थोड़ा सा ट्रेडिशनल टेस्ट आ जाता है तो ज़्यादा मज़े का लगता है। आपने घी में सवैयों को और इलायची को अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने इसमें सवैयाँ डाली, सवैयों को आपने डिश आउट की, मतलब पहले निकाल लिया। उसके बाद उसी पैन के अंदर आपने शुगर को जलाना है। बहुत ज़्यादा नहीं जलाना, मतलब कैरमलाइज करना है। बेसिकली हमने इसको शुगर को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद जैसे ही वो कलर चेंज करती है तो उसमें हमने दूध को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने उसमें सवैयाँ डाल देनी है और उसी के साथ साथ जो नट्स हैं वो भी डाल देने, और उसके बाद मैंने इसको कर लिया डिश आउट। आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, थोड़ा सा इसमें दूध रहने देना है कि जैसे ही सवैयाँ थोड़ी ठंडी होती हैं तो ये सारा जो दूध है इसको ऑब्जर्व कर लेंगी तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं लगेंगी। ठीक हो गया। और एक में हमारे जो पकौड़े हैं वो भी ऑलमोस्ट देख लें जनाब। अच्छा, आज भी चिकन पकौड़ा बनना है? हाँ जी, आज भी चिकन पकौड़ा है सबरोसो का। इसको मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, ऑलमोस्ट डन है। अच्छा जी, हमारी जो थर्ड रेसिपी है वो है स्ट्रॉबेरी पुदीने का मशरूब, इसको मतलब चिलर भी कहते हैं। इसमें मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी 8 से 10 अदद, पानी लिया है तकरीबन इसमें 2 ग्लास। अगर आप पानी की जगह पे सिर्फ वाइट सोडा ही डालना चाहते हैं, कोई भी फिजी ड्रिंक है आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप पानी को स्किप कर दें। चीनी लिए है 2 खाने के चम्मच, पुदीना है 2 से 3 इसके जो पत्ते हैं वो लिए हैं, बर्फ़ लिए हस्बे ज़रूरत, और जो वाइट सोडा है उसकी 1 बॉटल है। मैंने हाफ पानी और हाफ सोडा डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड किया और मैंने इसको ग्लास में पोर कर दिया। उसी के साथ साथ हम सब बना रहे हैं सबरोसो के ये मज़ेदार किस्म के पकौड़े, चिकन पकौड़े हैं। और मैंने सबरोसो की जो कचौरियाँ हैं आज चिलर की जो आज बनाया गया है, और अब जनाब चिकन पकौड़ा जो है वो डिश आउट हो रहा है। और मैंने सबरोसो की जो चिकन कचौरी है वो मैंने ऑलरेडी फ्राई कर ली है।
सही सही। तो ये जनाब कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर, कश्मीर कुकिंग ऑयल में बिल्कुल ये बहुत ही लाइट हो जाता है जो भी खाना आप बनाते हैं, बिल्कुल। और बिल्कुल भी आपको वो डाइजेशन के इश्यूज नहीं आते या कोई एसिडिटी या हैवीनेस वगैरह नहीं होती है। ये देखिए जी, तो ये हमारी ये जनाब वाली चिकन डिश पकौड़ा भी बिल्कुल महविश ने यहाँ पर रेडी कर लिया और डिश आउट कर लिया। वैसे तो महविश खैर डेली चीज़ें बना के वो टेबल बिल्कुल सजा लेती हैं, लेकिन आज हमने इनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया था कि ज़रा हमें भी फील आने दें कि भाई कुकिंग यहीं पर हो रही है। अच्छा, मैं मेरा होता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर देती हूँ कि इफ्तार का टाइम जो है वो करीब है, तो इफ्तार में तो बस स्पीड भी होता है सारा काम, तो इसलिए मैं स्पीड में। तो जनाब आपका किचन जो है वो कितनी स्पीड से बढ़ा है इफ्तार की तैयारियों की जानिब, क्योंकि इफ्तार का जो काउंट डाउन है वो तो स्टार्ट हो चुका है, चंद मिनट ही अभी तो बाकी बचे हैं। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वहाँ तो फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट होती है कि अम्मा इफ्तार में ये भी हो और बाहर से भी चीज़ें मंगाई जाएं और घर में भी ये सब कुछ बनाया जाए। तो जनाब कल मुलाकात होती है आपसे सेम प्लेटफॉर्म पर क़याम रमज़ान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।